Hi, everybody. Welcome to the session. Welcome to a very special session from Sprint, and which is brought to you with a special intent कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए, आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस बहुत कम टाइम पे रिवाइज कर पाओ। तो देखो बच्चों, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होने वाली है। आपने पहले भी स्प्रिंट के क्वेश्चंस किए हुए हैं, आपने पिछले भी सेशंस आई होप आपने देखे होंगे, लास्ट वाले सेशंस भी हमारे स्प्रिंट के आपने नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर जाके देखें वहां के सेशंस, क्योंकि वहां पे हमने बहुत अच्छे, अभी हमने जैसे कल ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था, उसके पहले हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किया था। तो बच्चों उसको मिस मत करो, पता है ना आपको, स्प्रिंट को बहुत ही तरीके से फॉलो करो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, सो डू नॉट मिस देम। आज का सेशन भी यू हैव टू वॉच टिल द एंड ऑफ दिस, मतलब एकदम एंड टाइम तक। ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रखेंगे, बहुत छोटा, और बहुत ही स्पीड के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे बढ़िया चीज आपको ये करना है बच्चों, बस आप एक सेकेंड वेट करो, एक बार मुझे काम करने दो, मैं ना चीजों को थोड़ा धीमे कर देता हूँ ताकि आप तक मेरी आवाज बहुत ही प्रॉपर जाए। क्या बात है, ठीक है। तो अपन सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि आप लोग ना सेशन के बिल्कुल एंड तक बने रहो। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम करने वाले हैं, देखो 20 सेकंड से हमारा स्प्रिंट का पूरा ये सीरीज स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आज हमारा बेसिकली 26 है, ट्रायंगल्स का चैप्टर बेसिकली पार्ट 1 कर रहे हैं। हमने ट्रायंगल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि पता है कि चैप्टर थोड़ा सा अच्छा है। मतलब यहाँ से एक तो पूरे पूरे फुल, मतलब बताऊंगा अभी कितने मार्क्स के यहाँ से आ रहे हैं, बट फिर भी थोड़े से यहाँ पे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स बच्चों को थोड़ा टफ लगते हैं। कोई ना, हम उसको छोटा करके पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर आपके 27 को ट्रायंगल 2 और फर्दर ये शेड्यूल आपके पास दिया हुआ है, तो बिल्कुल आप इसको तरीके से वैसे ही करें जैसे चल रहा है, ठीक है। सो यस, ट्रायंगल्स 1 एवरीबॉडी विल गो टू द पेज नंबर नेक्स्ट, जहां पे हम ये बताने वाले कि आपको देखो बहुत अच्छे से पता है कि पूरे 40 मार्क्स का पेपर है, क्या टाइमिंग्स हैं, वो सब कुछ हम ये पता करते हैं। पहली बात तो बच्चों देखो ये है कि ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। पक्की बात है, आप कुछ भी सपने देखते हो, ये एग्जाम पढ़ाई पेपर देना ये तो बहुत ही छोटी छोटी चीज है, ये तो छोटे छोटे गोल्स हैं। फाइनल गोल जो आप देख रहे हो, फाइनल जो आपने ड्रीम बना के रखा है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे 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 25 साल तक मुझे पहुंचना है मार्स पे, कुछ भी आपका एम हो सकता है। तो बच्चों सिंपल सी बात, उसके लिए काम करना होता है, और काम करने के लिए आपको दिमाग लगाना होता है, दिमाग लगाने के लिए आपको अ, खुद को कॉन्सेंट्रेट करके वहां बैठाना होता है, समझना होता है, और फिर चीजें बनती है। तो देखो बच्चों, 6 मार्क्स का पूरा यहाँ से क्वेश्चन आपको आने वाला है, ठीक है। और इस 6 मार्क्स की हम प्रिपरेशन बिल्कुल यहाँ से करने वाले, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जब ये वीडियो चलता रहे ना, आप वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। मान लो मैंने कोई क्वेश्चन दिखाया, जैसे अभी हम, आपको पता है यहाँ पे 3 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन सी में हम केस स्टडी वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर आपका एक होमवर्क क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो कोशिश ये करो कि थोड़ा स्पीड के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट्स को जल्दी जल्दी जल्दी। एक काम करो, जिन बच्चों ने भी कॉन्सेप्ट्स नहीं रिवाइज किया इस चैप्टर के, वीडियो को पॉज करो, आप चाहो तो एक बार बस आप ग्लिम्स देख लो वहां का, ठीक है। और नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर तो अपन क्वेश्चन कर ही सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग बिल्कुल सेक्शन ए पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे, और बहुत ही स्पीड के साथ सॉल्व करेंगे, 5 सेकंड के अंदर। बन गया। पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 and 15 if one side of the first triangle is 9। कुछ नहीं करना है, आपको पता होता है कि जो रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स होता है, जैसे मान लो जो पहला ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर दे के रखा है, पेरीमीटर 1 इज इक्वल टू कितना 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 25। ये ट्रायंगल 1 का पेरीमीटर है, ठीक है। एक आपके पास ट्रायंगल 2 है जिसका पेरीमीटर आपको दे के रखा है, पेरीमीटर 2 इज इक्वल टू कितना कितना 15 दे के रखा है। आपको एक लेंथ दे के रखी है ट्रायंगल 1 में, उसके करस्पॉन्डिंग वाली लेंथ हमें यहाँ पे देके नहीं रखी है। हमें पता है जो रेशियो ऑफ द पेरीमीटर होता है, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2, वही रेशियो ऑफ द साइड्स भी होगा। पक्की बात है, 9/x। आई थिंक अभी तक बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी निकाल लिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब सुनो, ये हो जाएगा बच्चों 25/15 हमें देके रखा है, यहाँ पे हम करेंगे 9/x। बहुत ही सिंपल सवाल है, 5 5 से कैंसिल होंगे, 5 5 जा 5 3 जा। अब तो आप x की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हो, 27/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये कुछ 5.6 आएगी, जो कि करेक्ट आंसर है।
ठीक है, देखो इजी था, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँ क्वेश्चन टफ था, क्योंकि आपको पता होता है कि पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल है 5.4 आ रही है, एक मिनट चेक करते हैं, 27 अपॉन, ओह माफ करना, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जब आप 3 टाइम्स 9 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 27, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ वन ऑफ द फर्स्ट एंगल देन करस्पॉन्डिंग साइड, ओके ओके ठीक है, ठीक है, इसको चेक करते हैं, 27 अपॉन 5, आई थिंक इट शुड बी 5 टाइम्स 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा, ओ 5.4 होना चाहिए, सॉरी मैंने थोड़ी कैलकुलेशन में गलती की, बच्चों आप भी कर सकते थे, सेम मिस्टेक कुड हैव बीन डन बाय यू आल्सो, ठीक है, तो 5.4 मैंने बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को देखा भी नहीं, मैंने सीधे ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दिया, गलत बात है, मैंने सिर्फ 5 को देख के ऑप्शन मार्क कर दिया था, मैंने ऑप्शन नंबर डी को देखा भी नहीं था, मेरी गलती है, आपकी भी गलती हो सकती है, कोशिश करो कि सारे ऑप्शंस को रीड करो, बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये और सही ऑप्शन डी है, ठीक है अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना तो मैं गलत ही कर देता, तो सिमिलर मिस्टेक्स आप भी कर सकते हो, तो इसलिए पूरे ऑप्शंस को एक बार गो थ्रू कर लेना, मैंने 27 अपॉन 5 को मैंने गलत कर दिया था, इट शुड बी 5.4, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, इजी, बहुत ज्यादा इजी, ठीक है, अच्छा पहले क्वेश्चन देखें, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको ऑलरेडी बता रहा है कि डीई जो है ना वो इट्स पैरेलल टू बीसी, पहले बोल के रखा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा समझते हैं, सो एबीसी इज द ट्राइंगल, ठीक है, DE is parallel to BC, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, AD is equal to 2.4, ठीक है, AB is equal to 3.2, अच्छा ये पूरा 3.2 है, मतलब DB की लेंथ है 0.8, हाँ सब्ट्रैक्ट कर लो, सिंपल है, पूरे AC की लेंथ 8 देख के रखी है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ AE, अच्छा तो AE की लेंथ को x सपोज कर लो, तो EC की लेंथ हो जाएगी 8 माइनस x, आपको पता है थेल्स थ्योरम डायरेक्ट लगा सकते हैं, मतलब सिंस DE इज पैरेलल, सिंस पता है कि DE इज पैरेलल टू BC, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ थेल्स थ्योरम विल हेल्प यू, मतलब AD अपॉन DB मतलब 2.4 अपॉन 0.8 is going to be equals to x अपॉन 8 माइनस x, एक छोटी सी मिस्टेक है जो बच्चे यहां पे करते हैं, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे डेसिमल मिल रहा है, आप एक काम करो, आप ऊपर नीचे 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2.4 को और 0.8 को कुछ मत करो, आप ऊपर नीचे 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 24 अपॉन 8, कैंसिल करोगे 3 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, तो पता चला सर इसकी वैल्यू तो 3 आ रही है, हमने निकाल के देख लिया, 8 माइनस एक्स को ऊपर लेके जाओ, सो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 8 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x, 3x इधर आ जाएगा तो 3x प्लस x 4x बन जाएगा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 8, मैंने अभी भी मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने 4 और 8 को कैंसिल किया, यहाँ पे 2 बचा, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 6, और हमने x को AE अज्यूम किया था और AE की वैल्यू ही पूछा हुआ था, तो हमें उसको ऑप्शन में मिल गया, इस बार गलत नहीं होगा, ठीक है, इस बार मैंने थोड़ा ध्यान दिया था कि कैलकुलेशन एरर मेरे से ना हो, ठीक है, तो जिस बच्चे को भी कैलकुलेशन एरर होती है, जिस बच्चे को भी कॉन्सेप्चुअल एरर होती है, जिस तरह की भी आप एरर करते हो, कोशिश करो कि आपसे पेपर में वो एरर ना हो, ठीक है, चलो, द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 3:4, देन द रेशियो ऑफ द एरियाज, ओहो बहुत सिंपल है, आपको ऑलरेडी पता है कि इफ ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, ध्यान रखो, अगर ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के सिमिलर है तो रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स का स्क्वायर होता है, तो मतलब अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 निकाल रहे हो, तो जो भी ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के साइड्स का रेशियो था जो कि आपको गिवन है 3:4, वो उसी का हो जाएगा क्या 3:4 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 9/16। एक प्रॉब्लम होती है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर ऑप्शन नंबर सी दे देते हैं, क्यों, क्योंकि उनके बिल्कुल यहां बगल पे वो सॉल्व करते हैं, देखते हैं अरे ये तो बिल्कुल सिमिलर है और मार्क कर, गलत है, 9/16 इज द करेक्ट आंसर, क्यों, उसने कुछ भी ट्राइंगल्स का ऑर्डर चेंज नहीं किया है, उसने बोला सब कुछ सेम है, ट्राइंगल्स का ऑर्डर सब सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ये आप यहां से बड़े आराम से निकाल सकते हो, सिंपल है, कर लेना, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है,
और इसको याद रखना ये गलत आंसर है, ठीक है, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है, वो करेक्ट आंसर नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देगा भाई, कंफ्यूज तो मैं कराऊंगा ना आपको। चलो ठीक है, वीडियो पॉज कर लेना। अगर क्वेश्चन ना बन रहा हो तो जरूर वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को थोड़ी देर सॉल्व करो, देखो शायद आंसर आ जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है ठीक है, अच्छा एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, आई थिंक ये भी बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है। पी क्यू आर में क्या बोल रहा है, पी क्यू आर में क्या बोल रहा है कि एक एस टी है विच इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। पी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है, चलो ये भी ठीक है। टी आर इज इक्वल टू 4, चलो ये भी ठीक है। अरे ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो एक चीज आपको बहुत ज्यादा क्लियर है, किन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, वो कर रहा है ट्रायंगल पीएसटी, बना के देख लो बहुत सिंपल है। एक ट्रायंगल को बोल रहा है वो पीएसटी, ठीक है, एक ट्रायंगल पीएसटी हो गया, और दूसरे ट्रायंगल को वो बोल रहा है पी क्यू आर। मेरे भाई ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, कैसे पता? एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू, वाई? बिकॉज रिमेंबर दैट when lines are parallel corresponding angles are equal. Similarly, angle T is equal to angle R. Why? Because when the lines are parallel, कौन सी लाइन पैरेलल है भाई? ST is parallel to QR. कहां दिया है भाई? यहां दिया है भाई, ठीक है। सिंपल है। तो यहां से हमने पता किया सर बात ऐसी है कि ट्राइंगल PST इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, हमेशा होगा ये, हमेशा हमेशा हमेशा। यहाँ पे बच्चे थेल्स थ्योरम भी लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि एरियाज की बात कर रहा है वो, और एरिया के लिए हमें सिमिलैरिटी प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो कोई एल्टीट्यूड भी नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे एरिया? ठीक है, तो सिमिलैरिटी का केस हमें लगाना पड़ेगा। अब देखो आपको पता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएसटी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर can be given by the ratio of their sides का square. Since PT is corresponding to PR, तो हम लिखेंगे PT upon PR का होल स्क्वायर। अब इसमें भी आप बोलोगे सर आपने PS अपॉन PQ क्यों नहीं लिख दिया, सर आपने ST अपॉन QR क्यों नहीं लिखा? जरूरत नहीं है ना भाई। क्यों जरूरत नहीं है? सुनो, आपको पता है PT की लेंथ पता है कितनी, 2। आपको PR की लेंथ पता है कितनी, 2 + 4, 4 नहीं, ना ना ना, 4 नहीं, 4 नहीं, 2 + 4, 2 + 4 6। अब आप इसका स्क्वायर कर दो, तो भाई ये तो 1/3 आ रहा है, 1/3 का स्क्वायर 1/9 आएगा, और आई थिंक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उसी की बात कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम है, कुछ लोग ना 2/4 का रेशियो लेके स्क्वायर कर देते हैं, आंसर 1/2 का स्क्वायर आता है 1/4, और वो ऑप्शन नंबर ए करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। इसको याद रखो, याद रखोगे तो काफी काम आएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, काफी सिंपल है। इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, मतलब कि बोल रहा है कि ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और ये भी बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये भी आपसे कह रहा क्वेश्चन में। बहुत अच्छा सवाल है ये, और ऐसे क्वेश्चंस भाई साहब आते हैं, पक्का आते हैं। बंदो जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक, बड़ी इजी है। सुनो सुनो सुनो, अरे पॉज कर लो वीडियो भाई, सुनो। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू, मतलब सिंपल सी बात है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इन दोनों का एरिया बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, इनका रेशियो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 1 होगा, चाहो तो इसको नीचे लाके देख लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल्स टू क्या? पता है ये दोनों का रेशियो बना, लेकिन ये पता है कि सर ये PQ अपॉन AB का होल स्क्वायर होता है ना सर, पता है, कैसे पता भाई साहब? ओ माय गॉड, पेन नहीं काम करता क्या? ओहो, चलो कोई ना, ठीक है। सुनो, आपको पता है सर ये जो होता है ना, ये कुछ ऐसा दिखता है कि ए PQ, अरे यार PQ ऊपर था क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, तो हमें ऊपर ना उस वाले ट्रायंगल के रेशियो साइड्स लेने पड़ेंगे जो ऊपर है, बेसिकली PQ।
सो पी क्यू अपॉन ए बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। अब हमें जब पता है, सर जी सुनो तो, वो क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है। अब अगर सर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके सारे साइड्स और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो ए तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन सर ए तो कॉन्ग्रुएंसी तो होती नहीं, तो सर ए एस ए लग सकता है, पता नहीं सर एस ए एस लग सकता है, सर एस 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 तो लग ही सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एरियाज बराबर है तो इनका रेशियो 1 हो गया, मतलब पी क्यू अपॉन ए बी का रेशियो 1 हो गया, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू ए बी। मतलब एक तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, और कॉन्ग्रुएंट बाई ए ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ए तो कोई कॉन्ग्रुएंसी होती ही नहीं है। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी होती है, बिल्कुल। सारे साइड्स बराबर है, बिल्कुल, क्योंकि एरियाज का रेशियो 1 दिया हुआ है, क्योंकि दोनों एरियाज बराबर है। कॉन्ग्रुएंट बाई एस ए एस, बिल्कुल। बोथ ए एंड सी, बिल्कुल। सो ऑप्शन नंबर डी इज द वन जो ए को भी उठा रहा है सी को भी उठा रहा है, जो कि दोनों करेक्ट है। तो आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पे बच्चे सिर्फ कभी कभी ऑप्शन नंबर ए करके आते हैं, कभी कभी सिर्फ ऑप्शन नंबर सी कर। हाँ, ये तो बहुत ही जेन्युइन फीलिंग है कि सर ए तो कॉन्ग्रुएंसी होता ही नहीं है, वहां तक आप सही हो, बट ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? देखो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है, क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स का रेशियो इक्वल्स टू 1 आ रहा है, मतलब एरिया का रेशियो 1 आ रहा है, मतलब साइड्स बराबर है। साइड्स बराबर मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर है। तो आप साइड एंगल साइड तो बड़े आराम से लगा पाओगे, साइड 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 तो बड़े आराम से लगा पाओगे, बट क्या एंगल 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 नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। लेट्स गो टू सेक्शन नंबर बी एवरीबॉडी, लेट्स गो। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं भाई साहब, स्टार्ट करो। ये क्वेश्चन अच्छा है, अरे बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत इजी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अरे अच्छा, ये यहाँ पे ना इसको इक्वल, सॉरी सॉरी, इसको इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, ये बीच में इक्वल साइन होना चाहिए था, ठीक है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल E है और AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। तो बच्चों आपको पता है सर, अगर AD अपॉन DB जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो सर इसका मतलब ये होता है कि बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी हम कह सकते हैं कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो इससे क्या निकल आया सर? अगर डीई अगर बीसी के पैरेलल है ना, तो एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी। क्यों? क्यों? एंगल डी ना बोलो, ऐसे बोल दो इसको, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं और प्रिसाइजली लिखते हैं, वरना आप कह दो सर एंगल डी तो दोनों साइड दिख रहे हैं, कौन सा वाला बराबर है? तो एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, मतलब ये दोनों एंगल बराबर। क्यों भाई? जब लाइंस पैरेलल हो गई तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल हुए ना, है कि नहीं? और सिमिलरली एंगल जो ई वाला है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। भाई लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगी ना। तो पता चला बच्चों, सर डी और ई तो ऑलरेडी बराबर है, तो मतलब जो डी था वो एंगल बी के बराबर था, जो ई था वो एंगल सी के बराबर था, तो भाई ये दोनों भी बराबर होंगे। और एक ट्रायंगल में जब दो एंगल्स बराबर हो जाए तो उसको हम बड़े प्यार से बच्चों आइसोसेलेस नहीं बोलते, इक्विलैटरल नहीं हो सकता। क्यों? उसके लिए तीनों एंगल्स का बराबर होना जरूरी है। स्केलन तो ना ना ना, ऑब्ट्यूज ना ना ना, दो एंगल बराबर होते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। एवरीबॉडी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर इट। बड़ा ही इजी सवाल है बच्चों, मतलब मैं क्या ही कह दूं। एक चीज का याद रखना, बस मैं आपको ये एज अ ट्रिक बता रहा हूं कि जब कभी भी एबीसी को देखो, ट्रायंगल एबीसी को बोला है इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो ना आप रेशियो ऑफ साइड्स भी बहुत ही ज्यादा तरीके से लेना। पता है, सुनो रेशियो साइड्स कैसे लेते हैं।
AB के करस्पॉन्डिंग अगर आपको साइड निकालना है ना तो दैट विल बी DE, जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल, जैसा देश वैसा भेष, मतलब व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। BC के करस्पॉन्डिंग EF, BC के करस्पॉन्डिंग EF, फाइनली AC के करस्पॉन्डिंग DF, फाइनली AC के करस्पॉन्डिंग DF, क्योंकि पता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो रेशियो ऑफ द साइड्स इक्वल होता है। तो चलो AB अपॉन DE निकाल लेते हैं एक दफा। हाँ, AB अपॉन DE निकाल लेते हैं, सॉरी, ठीक है, एक बार निकाल के देखते हैं। तो AB अपॉन DE कितना आ रहा है, रख के देखते हैं। हाँ, 2x माइनस 1 अपॉन 18, ठीक है। BC अपॉन EF कितना आ रहा है, BC आ रहा है हमारा ठीक है, BC आ रहा है हमारा 2x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 9, और AC अपॉन DF कितना आ रहा है, AC आ रहा है हमारा 3x अपॉन 6x। भाई x x कैंसिल, 3 6 कैंसिल, आंसर 1 अपॉन 2। भाई साहब डन। पता है कैसे, इन दोनों को इक्वेट कर दो, आपको मिल रहा है 2x माइनस 1 अपॉन 18। इन दोनों को इक्वेट मत करना क्योंकि यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी, कोई जरूरत नहीं है। इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 है भाई, 18 लाओ, यहां से 9 ऊपर आएगा 1 के साथ मल्टी, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 9, भाई 1 को इधर लेके आओ, 2x इज इक्वल टू 10, भाई 2 को इधर लेके आओ, डिवाइड होगा 5, x की वैल्यू मिल गई 5। FD की वैल्यू निकालनी है तो 6 टाइम्स ऑफ 5 करोगे तो बच्चों 13 आ जाएगा आंसर। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये डन ना हो जाएगा। एक प्रॉब्लम है, सुनो, हम क्या करते हैं, सुनो सुनो सुनो, आपको पता है ये इसके करस्पॉन्डिंग है, तो आप लिखोगे क्या, बहुत ही शान से लिखोगे आप, सर 2x माइनस 1 अपॉन 18, क्या बात है, ठीक है। फिर आपको पता है 2x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 9, 2x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 9, मैं बता रहा हूं, इसके बाद लिखोगे आप 3x अपॉन 6x। बच्चों यहां पे बच्चे गलतियां करते हैं, उनको लगता है कैंसिल करेंगे सर, वो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं जो कि बिल्कुल अननेसेसरी है। आपको पता चल गया भाई ये 1/2 के बराबर है, 3 और 6 को कैंसिल करने के बाद एक बार इसको इक्वेट करो, डायरेक्ट x की वैल्यू निकल के आएगी, फिर कुछ मत करो, बस x की वैल्यू पुट करो और df निकालो 6x, तो आंसर डन। अगला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे बच्चों, इसके बाद में अगला वाला आपको होमवर्क दूंगा। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, इसलिए गंदा क्वेश्चन है बच्चों क्योंकि AB की लेंथ दे के रखी है। बताओ इन सब में सबसे बड़ी कौन सी है, कौन सी सबसे बड़ी है, AC सबसे बड़ी है, AC के बाद फिर कौन है, फिर AC के बाद AB है, क्योंकि 6√3 मतलब 6 टाइम्स ऑफ 1.73 मतलब कुछ 9 पॉइंट कुछ है, 10 पॉइंट कुछ आएगा। फिर सबसे छोटा हमारा है BC, AC की लेंथ 12 है, AB की लेंथ 6√3 है और BC की लेंथ 6 है, ठीक है। कभी भी अगर तीनों साइड्स की लेंथ दी हुई हो और ऑप्शंस में 90 डिग्री दिया हो तो पाइथागोरस थ्योरम चेक करना बनता है भाई, बनता है। ऑप्शन में 90 डिग्री दिया हो और तीनों साइड्स की लेंथ दी हो तो एक बार चेक करते हैं। तो जो सबसे लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर निकालो, AC का स्क्वायर निकालो, कितना आ रहा है 144, 12 का स्क्वायर। फिर AB का स्क्वायर निकालो, 6√3 का स्क्वायर आएगा 36 टाइम्स ऑफ 3 108, यही होगा शायद। फिर BC का स्क्वायर निकालो, कितना आ रहा है 6 का स्क्वायर 36। आप साफ साफ अपनी आंखों से देख पा रहे हो कि सर AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को ऐड करने पे ना आंसर आ रहा है 144 जो कि इसके बराबर है। आप साफ साफ देख पा रहे हो कि सर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमारा AC स्क्वायर के बराबर आ रहा है, मतलब AC हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो AC हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब है B हमारा 90 डिग्री है, तो B ही तो पूछा है, तो B हमारा 90 है। जब B हमारा 90 है तो हम इसमें टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, क्यों कर रहे हैं टाइम वेस्ट, ये वाला करते हैं ना, जल्दी से निकालो, चलो निकालो निकालो निकालो। बच्चों एक बात बताता हूँ, सुनो, तो आपको शायद पता ना हो पर बच्चों एक बहुत ही बढ़िया सी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब ये मैं आपको दिखाना तो चाह रहा था, अच्छा वो शायद गुम गई है बच्चों। अच्छा गुमी नहीं है, एक्चुअली में ना मैं आपको अपना एक सेशन दिखाना चाह रहा था
क्योंकि मुझे इस समय लग रहा था कि बहुत सारे बच्चों को ना बहुत ही कंफ्यूजन चल रहा है कि सर वो क्या है कि अगर हम वेदांतु में पढ़ने आएंगे तो हमको क्या नोट्स मिलेंगे प्रॉपरली। अभी देखो मिड टर्म रिविजन चल रहा है एक सेशन का 10th क्लास के बच्चों का। आज हमने एक मिड टर्म रिविजन किया है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा इसको छोटा कर दिखाता हूँ। जो हमारा सेशन हुआ है बच्चों, अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमने इसमें पहले तो जोरदार तरीके से रिविजन किया, जोरदार तरीके से रिविजन किया पूरे ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। जोरदार तरीके से यहाँ पे डाउट सॉल्विंग हुई। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो 66 टोटल डाउट्स आस्क्ड, 65 ऑफ देम गॉट आंसर्ड। एक कोई शायद डाउट नहीं रहा होगा। उसके अलावा ढेर सारी यहाँ पे बातें हुई हमारी। अब अगर थोड़ा सा आप सेशन के पीछे जाओगे, पीछे तो देखो, पीछे देखो, आप इस सेशन के तुरंत खत्म होने के बाद आप इसका नोट्स उठा सकते थे, नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते थे। आप देखोगे मेरा लिखा हुआ हर एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने जितने तरीके से क्वेश्चंस किए थे, जो भी हमने सॉल्यूशंस निकाले थे, एवरीथिंग इज कंप्लीटली रिटन। मेरा एक्सप्लेनेशन तो है ही, जो मैंने एक्सप्लेन किया, साथ में जो सॉल्यूशन तो है ही। पता है तुम्हें एक बात बताऊं, पेपर सर पे है ना, तो तुम्हें ना बच्चों अब मिस नहीं करना चाहिए। पता है, मत करो मिस इसको। पता है बहुत काम की चीज है। जल्दी से पहले यहाँ उसके बारे में और भी बताऊंगा, बट पहले ये करते हैं, ठीक है। तो दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों के एरियाज के रेशियो दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ यार, पता है यार, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, रेशियो ऑफ द साइड्स का स्क्वायर, मतलब बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर। बाकी मत लिखो ना, क्या जरूरत है। ई एफ दिया हुआ है, बी सी निकालना है, बाकी ए बी ए सी लिखने की क्या जरूरत है। उसका कोई काम तो है नहीं हमें, क्यों लिखें फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे लिख लिख के। मत लिखो, थोड़ा छोटा करो भाई, प्रिसाइज करो इसको। चलो, रेशियो आपको दिया हुआ है कितना, 81 अपॉन 144। बीसी का लेंथ आपको नहीं दिया है तो बीसी का लेंथ बीसी लिखो भाई। ईएफ का लेंथ दिया कितना, 24 टू द पावर 2। तो बताओ भाई ये क्या हो गया। इसको सॉल्व करने का आपको एक मस्त तरीका बताता हूं। अच्छा रुको रुको, मस्त तरीका मत सुनो, सुनो सुनो सुनो। आपको पता है 81 अपॉन 144 तो 9 अपॉन 12 का स्क्वायर होता है ना ये तो। हाँ, सिंपल है यार, इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो बी सी अपॉन 24 इज इक्वल टू 9 अपॉन 12। 24 ऊपर जाएगा तो बीसी की लेंथ आएगी 9 इंटू 24 अपॉन 12। 12 24 कैंसल्ड, आंसर इज 18। और इसको हम बोलते हैं, सर ये डन नहीं हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये तो जोर से डन हो गया, हो गया। ऐसा करते हैं, जल्दी से केस स्टडी का केस पढ़ लो, जल्दी पढ़ो भाई। सुनो एक और काम करो, तुमको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना तो वीडियो को ना पॉज कर लो भाई। अब जैसे मान लो ये ऐसा ऐसी चीज है, आपको लगे कि नहीं हमको टाइम कम मिला है भाई इसको पढ़ने के लिए, तो पॉज करो वीडियो को, देखो आंसर आएगा दनादन। So Vijay is trying to find the average height of the tower near his house. He is using the property of similar triangles. Okay, cool, got it. The height of the Vijay house 20 meter, blah 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 blah. ठीक है, बढ़िया है। पहला क्वेश्चन देख लो, इसमें बोला है द हाइट ऑफ द विजय's हाउस इज 20 मीटर व्हेन विजय's हाउस कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर along the ground. At the same time, the tower cast a shadow of 50 meter long on the ground and the house of Ajay caused 20 meter shadow on the ground. ठीक है, देखते हैं, पता नहीं, सोच के बताओ। आंसर तो सिंपल है, ऐसा हमको पता चल गया है। अरे बहुत इजी है, विजय के घर का एक्चुअल हाइट जो है वो 20 मीटर है, ठीक है, तो सब समझ में आ गया। बस 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 बस, विजय के घर का देखो, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द हाइट ऑफ द विजय इज 20 मीटर व्हेन विजय कास्ट अ शैडो ऑफ, देखो एक हाइट है 20 मीटर, विजय के हाउस की जो हाइट है वो 20 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द हाइट ऑफ विजय's हाउस इज 20 मीटर व्हेन विजय's हाउस कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर, ठीक है, उसने 10 मीटर की शैडो कास्ट की, ठीक है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 50 मीटर, एक टावर है, आई डोंट नो वो टावर कितना बड़ा है, बट उस टावर ने ग्राउंड पे उसी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम पे उस टावर ने 50 मीटर की शैडो कास्ट की ग्राउंड पे, ठीक है। आपको बताना है कि उस टावर की हाइट कुछ पूछा है ना शायद, हाँ।
what will be the length of the shadow of the tower? What will be the length of the shadow of the tower when Vijay's house cast a shadow of 12 मीटर? ठीक है, इजी है बच्चों। तो 50 मीटर तब कास्ट किया है जब ये तब हुआ, ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये तब हुआ जब विजय, बेसिकली विजय के घर ने 20 मीटर कास्ट किया। आपको पता है कि विजय के घर की हाइट 20 मीटर है। जब वो 20 मीटर कास्ट करेगा तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि 45 डिग्री एंगल बन रहा है। कैसे पता? अरे ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो वो 1 आ रहा है, tan 45 1 होता है, तो पता चला उस टाइम पे 45 डिग्री था। मतलब अब आप हाइट निकाल सकते हो टावर की, विच इज 50 मीटर। अब इतना आसान क्वेश्चन हो गया। आपको हाउस की हाइट पता है 20 मीटर, और आपको टावर की हाइट पता है, टावर की हाइट है 50 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि जब हाउस कास्ट करेगा 12 मीटर, अभी हाउस की हाइट 20 मीटर है, अगर वो 12 मीटर कास्ट कर रहा है तो टावर की हाइट जो कि 50 मीटर है वो ग्राउंड पे कितना करेगा? तो 50 और इसको x ले लो, तो पता है कि 50 अपॉन 20 विल बी इक्वल्स टू x अपॉन 12। 0 0 cancelled. From here we can get the value of x. x is equal to 5 times of 12 upon 2। तो इसको कैंसिल करोगे ना बच्चों, तो आ जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ पे 6। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम सी पता नहीं क्यों नजर आ रही है। ये विजय का हाउस 10 मीटर का था क्या? विजय का हाउस, द हाइट ऑफ द विजय इज 20 मीटर फ्रॉम द विजय। अच्छा, ठीक है, ठीक है। द हाइट ऑफ विजय's हाउस इज, यार यहाँ पे कोई कुछ कुछ एरर है, यहाँ पे सम एरर इज देयर हियर। यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है। इट शुड बी इफ और इट शुड बी इज। मैं एक बार ही चेक कर लूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, बट आई थिंक इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व फ्रॉम हियर। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक आंसर 60 होना चाहिए, बट हाँ वो तो हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कैसे हो रहा है ये थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि विजय's हाउस कास्ट अ शैडो ऑफ 12 मीटर। तो अगर शैडो 12 मीटर का है तो इट्स oh, I think we made some error somewhere. Is it? I do not know, because 50 times of 12 will be 60. That's completely fine. But I think there is some error in the question. We need not to worry about it. Question क्या कह रहा है? Simple सी बात है। क्वेश्चन ये कह रहा है, हम एक बार थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। मे बी शायद हमने क्वेश्चन गलत तरीके से पढ़ लिया। एक बार जस्ट लेट्स रीड इट कंप्लीटली। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। लेट्स इरेज दिस पर्टिकुलर पार्ट। लेट्स हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स हैव अ चेक। हाँ, विजय tries to find the height of blah blah जो भी है, the height of Vijay's house if 20 meter when Vijay's house cast a shadow of 10 meter on the ground। पता नहीं। At the same time the tower cast a shadow of 50 meter long on the ground and the house of Ajay cast 20 meter shadow on the ground। आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज द पॉइंट इज दैट, ठीक है, कि ओके 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 ऐसा है क्या? अच्छा, अजय और विजय दो लोग हैं क्या? ओ एम जी, भाई मेरी गलती है। मैंने अजय और विजय को एक ही आदमी महसूस कर लिया था। आई एम सो सॉरी, गलती हो गई मेरे से। पॉइंट ये है, विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट of a tower near his house। ठीक है, he is using property of similar triangles। the height of Vijay house is 20 meter when Vijay cast a shadow of 10 meter along the ground। oh my god, छोड़ो। तो यहाँ पे ऐसी बात है बच्चों कि एक टावर है, ठीक है। टावर, पहले आप ये देखो, द हाइट ऑफ विजय's हाउस इज 20 मीटर। 20 मीटर उसकी हाइट थी, उसके घर की हाइट थी बेसिकली, व्हेन द शैडो वाज कास्टिंग 10। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, सेम उसी टाइम पे क्या हो रहा था? द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 50 मीटर ऑन द ग्राउंड एंड द हाउस ऑफ अजय कास्ट 20 मीटर शैडो ऑन द ग्राउंड। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सो बच्चों, उसी टाइम पे एक टावर था which cast a shadow of 50 meter, ठीक है, 50 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, on the ground। and the house of अजय, एक अजय बंदा है, ये आपका है विजय का हाउस और ये है अजय का हाउस। सॉरी 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 सॉरी, अजय कास्ट द शैडो ऑफ, कास्ट शैडो 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 कहाँ है? शैडो 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 कहाँ गई?
अजय कास्ट शैडो ऑफ, हाँ ये रहा, अजय कास्ट शैडो ऑफ 20 मीटर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो चलो चलो, अब ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, मेरे से गलती होगी, मैंने विजय और अजय में ना, मैंने सोचा कि दोनों सेम ही बंदे हैं, अलग अलग नहीं है, तो अब बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। आई वॉज अ बिट कंफ्यूज with respect to the question, but I think now the question has become very simple and it's completely done now, ठीक है। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोल रहा है, अब आप यहाँ पे ये निकाल सकते हो कि ये 1:3 है, आप देख रहे हो ये 2:1 हो रहा है, तो ये 2:1, ये भी आपका 100 होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ये 2:1, ये आपका 60 होना चाहिए। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर व्हेन विजय's हाउस कास्ट द शैडो ऑफ 12 मीटर। तो जब विजय का हाउस जो है वो 12 मीटर की शैडो कास्ट करेगा, उसका हाइट तो सिंपल सी बात है 20 है, तो ये 20:12 जो आप निकालोगे, आप किसकी बात कर रहे हैं वहां पे हमारे पास, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर। तो टावर की शैडो बैलेंस निकाल सकते हो, आपको पता है इट विल बी 50/x। सिंपल सी बात है, अब आप कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू डायरेक्टली आपको निकल के आ जाएगी। यहां पे हमने यही गलती की थी, तो बेसिकली हो जाएगा कुछ कैंसिल कैंसिल, अब आपका आंसर यू विल बी गेटिंग इट। तो पहले हमने थोड़ी यहाँ पे कैलकुलेशन एरर की थी, नाउ इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स डन। यहाँ पे दो बंदे थे, और मैंने कंफ्यूज करके विजय और अजय को ना एक ही उठा के रखते हैं, चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बट दैट्स नॉट फेयर, इट्स रॉन्ग, ठीक है, मैंने गलत किया था शुरू में। तो ये पॉइंट है क्वेश्चन का, टफ नहीं था, ठीक है। पॉइंट ये था कि हमने थोड़ी शुरू में गलती कर दी थी, कोई ना, इट्स कंप्लीटली फाइन, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस, ठीक है। एक बार आप इसको दोबारा कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है, एक बार ये कर लेना। आई थिंक सम नेम कंफ्यूजन हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, विच आई थिंक अगर आप एक बार दोबारा ये क्वेश्चन पढ़ोगे, काफी क्लैरिटी से आपको आंसर मिले, बिकॉज बेसिकली विजय हाउस इधर है और अजय हाउस इधर है, और ये मैंने गलती कर दी समझने में, मुझे लगा कि दोनों सेम बंदे हैं, ठीक है। आप ऐसी गलती ना करना, ठीक है। चलो, सो दैट्स इट बेसिकली फॉर हियर। दिस इज योर कंप्लीटली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको करना ही करना है, ठीक है। सो ये भी आप एक क्वेश्चन करके मेरे को आप नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। और डेफिनेटली डू टेल मी द आंसर, और फिर चेक करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने जो ट्रायंगल्स का सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी अपन ने कर लिया, ठीक है, अपन ने होमवर्क भी दे दिया। तो थैंक यू बोलने से पहले आपको मैं कुछ बता देता हूं। देखो बच्चों, स्प्रिंट तो हमारा यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। वैसे हम ट्रायंगल के हमने ऑलरेडी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस किए हुए हैं, वहां पे भी आप एक बार जाके देख लेना। ये थोड़ा सा ट्रायंगल से तो था ही, बट इट वाज मोर फ्रॉम लाइक यू कैन से कि थोड़ा सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी से भी हमने यूज किया था। टैन थीटा भी आप वहां पे यूज कर सकते थे, जो कि हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स में, मतलब ट्रायंगल्स ना भी हो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, टैन थीटा आप आराम से यूज कर ही सकते हो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री भी वहां पे आराम से यूज हो रही थी। और बस देखो बच्चों, ऑलरेडी यहाँ वेदांतु के कोर्सेज स्टार्टेड है। सबसे अच्छी बात यह है, सब बताता हूँ आपको, सुनो ध्यान से। आपको पता है कि भाई साहब ऐसा है, हमारा जो पेपर है ना, वो है 29 नवंबर से। आज डेट क्या है? 26। कितने दिन है हमारे पास? टोटल 34 डेज। अब 34 डेज में आप चाहते हो कि मेरी एक टॉप नॉच लेवल की प्रिपरेशन हो, बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन हो, तो बच्चों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि यू हैव टू गेट बैक टू, मतलब एक सेफ जोन में होने की कोशिश करो। कैसे? आपको पता है कि यार अभी इस समय वहां पे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म बैचेस तो आई थिंक वो तो चल ही रहे थे। सबसे बढ़िया बात है, रिवीजन के माइक्रो कोर्सेज प्लस रिवीजन का एक पूरा पूरा महीना डेडिकेट किया गया है फॉर द क्लास 10th पीपल। सो आई थिंक तुम्हें यहाँ पे गलती नहीं करनी चाहिए, यू शुड बी गोइंग फॉर इट, ठीक है। इसको मिस ना करो, और मेरे ख्याल से फिर चीजें आपकी थोड़ी सिंपल हो जाएंगी, ठीक है। सो गो फॉर इट, इसको गलतियां ना करो, आप इसमें जरूर जाओ। और गलतियां ना करो इसका मतलब ये कि अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी ठीक चल रही है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी प्रिपरेशन वैसे भी काफी अच्छी चल रही है, उनको ज्यादा ऐसी प्रैक्टिस, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये लास्ट टाइम टच की जरूरत नहीं है। कंप्लीटली फाइन, बहुत अच्छी बात है, यू शुड बी गोइंग एज यू आर गोइंग। बट अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि नहीं, हमें थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है विथ रिस्पेक्ट टू पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, सारे चैप्टर्स रिवाइज करना है, हैंड रिटन हमें नोट चाहिए, और इंस्टेंटली हमें हमारे डाउट्स क्लियर करने, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों डाउट्स की क्लैरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर तब हो रहा है तो फिर तो यू शुड नॉट बी मिसिंग इट, गो फॉर इट। और अपने टेस्ट दो, आप मॉक दो। सबसे बढ़िया चीज वहां पे क्या है, इस समय मॉक हो रहे हैं, जोरदार तरीके से मॉक हो रहे हैं।
एकदम भर के मॉक्स हो रहे हैं, तो बस मॉक दो, क्लास में एनालिसिस करो और जाओ। तो बहुत सारे तो मेरे खुद के बैचेस चल रहे हैं जहां पे हम लोग मतलब बच्चे मॉक देते हैं और फिर वो मतलब हम क्या करते हैं अगली क्लास में हम उसकी एनालिसिस करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपने गलतियां की और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। आपका रिपोर्ट कार्ड हमारे पास आ जाता है, तो हम बताते हैं कि यार ध्रुव तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हुई, एक बार तुम ठीक से देख लेना, ठीक है। सो लाइक दैट। सो बच्चों ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट एट द टिप ऑफ योर फिंगरप्रिंट। सो फॉर क्लास 10th term 1 crash course just at this minimal cost, you should not be missing it। कूपन कोड ऑलरेडी वहां पे अप्लाइड होगा, जिस भी लिंक पे आप जाओगे कूपन कोड इज ऑलरेडी अप्लाइड। तो दैट्स इट, डीपी प्रो इज द कूपन कोड। और मेरे ख्याल से अगर आपके पास एक महीना है तो फॉर 1 month, फॉर अ डेडिकेटेड प्रैक्टिस, फॉर अ डेडिकेटेड स्टडी, I think this is where you can definitely approach to। Thank you so much, have a good time, lots of love to all the people, bye bye। वो केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन था उसको घर पे जरूर करना, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना आपके दोनों आंसर्स क्या आए थे। और देखो मैंने वहां पर थोड़ी गलती कर दी थी, तो मैंने शायद अंडरस्टैंडिंग करने में गलती कर दी, मैंने विजय और अजय दोनों को सेम समझ लिया था, मैंने फिगर देखा ही नहीं, ठीक है। ऐसी गलतियां आप भी कर सकते हो, तो डू नॉट डू दैट। आप फिगर देख के पूरा क्वेश्चन प्रॉपरली करना, फिर टेल मी द आंसर ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर।